हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे और हरियाणा जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमने 161 से पहले के जो क्वेश्चन हैं 160 क्वेश्चन, मैंने आपको याद होगा 4-4.5 घंटे की क्लास ली थी पीछे। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पे जिलेवार परिचय के साथ साथ लगभग जितने मैं एक्स्ट्रा बातें बता सकती थी, जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको हरियाणा जी के कवर करा सकती हूँ, वैसे मैंने अभी पीछे क्लास ली थी रिसेंटली, उसमें कराया था। और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बहुत बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि मैम इसमें हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी क्या? हरियाणा जितनी क्लासेज आपने ले रखी हैं पीछे, उनसे क्लास में से हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी? तो सुनो मेरी बच्चों ध्यान से बात, जितनी मैंने क्लासेस ले रखी है ना, वो सारी की सारी क्लासेस ले लो। आपकी 99% अभी तक जितनी हरियाणा जीके मैंने कराई है आज तक, उसमें लगभग आपकी 99% पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी आपको रहता है कि नहीं हमें और पढ़ना है, तो अभी आपका पेपर पास में नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहना जब तक पेपर आए। मैं जितनी क्लासेस लूँ सभी क्लास ले लोगे ना, तो भी आपको कहीं से भी कोई बुक से या फिर कोई बैच लेके हरियाणा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं जितनी बातें बताती हूँ उनको आराम पूर्वक सुनते रहना, आपके ही काम की बातें बता रही हूँ। और जो पीछे जिस भी बच्चे ने 4-4.5 घंटे की जो क्लास ली थी बच्चों, जिस किसी ने नहीं देखी है वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जिलेवार के अकॉर्डिंग, हर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही। उसके साथ जितने एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो भी मैंने सारे करा रखे हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि हर बच्चे को वो क्लास देख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो क्लास थी, ठीक है। अच्छा, कल आपने देख लिया होगा जेबीटी का रिजल्ट, है ना? जेबीटी का रिजल्ट आपने देखा था कल। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपके सामने था। जो बच्चे सोच रहे हैं कि एस्टेट का पेपर पता नहीं कब होगा, एस्टेट का पेपर पता नहीं कब होगा, वो बच्चे देखो उन्होंने भी तो कभी एस्टेट का एग्जाम क्लियर किया होगा। ये तो डिमोटिवेट तो नहीं हुए ना कि पता नहीं कब होगा। उनका भी एग्जाम हुआ होगा, प्री एस्टेट का है, जो फिर उन्हें एस्टेट जेबीटी की जो मेन भर्ती आई थी मेवात कैडर की, वो एग्जाम दिया और फिर कितने महीने वेट किया है किसका? रिजल्ट का। और कल वो आखिरकार रिजल्ट आया है। इसीलिए हर सफलता के पीछे थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भी बनाना पड़ जाता है। तो थोड़ी सी शांति बनाए रखा करो, आपका जो काम है वो लगातार करते रहो, फिर सफलता जरूर मिलेगी। देखो, आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट की साइड है, मेहनत पे नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको उस सफलता के लिए सबसे पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सारे सिलेबस, जो चाहे सीईटी का हो, स्टेट का हो, उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर अपने आप से पूछा करो कि क्या मुझे सब कुछ आता है? मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। फिर आप ये सोचा करो कि हाँ, और जब तक पेपर नहीं होता अपनी कमियों पे काम करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब कोई ये मत कहने लग जाना कि नहीं हमारा 100% तैयार हो गया, कोई कमी नहीं है। कमी हर इंसान में रहती ही है। जहां आपको लगता है जिस भी सिलेबस में, जिस भी सब्जेक्ट में अभी थोड़ी कमी रहती है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, उस पर आप काम कर सकते हो। सभी बेस्ट, अभी बेस्ट टाइम चल रहा है और एक क्रूशियल टाइम है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसलिए क्योंकि आगे आने वाले 2-3 महीनों बाद बहुत सारी भर्ती आपके सामने होंगी। चलो बच्चों, आओ पढ़ते हैं, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। बहुत बातें हो गई, हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूं वो तो करा रही हूं, एक्स्ट्रा जो कुछ भी बताऊं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखो, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा का शेक्सपियर है, कालिदास है, सूर्य कवि है, ये मैंने पहले भी कराए हैं। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सारे हो जाएंगे। जिसको लगता है कि हरियाणा जीके की मैम ये नए क्वेश्चन ये आए हैं वो आए हैं, देखो हरियाणा जीके का सिलेबस ही आना है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के वहीं से बनते हैं। अब मैं बहुत बेतुके इलॉजिकल क्वेश्चन ला के रख दूं और कहूं कि अब की बार लगभग संभावित होने वाले हरियाणा के जीके के क्वेश्चन, भाई कैसे पता होगा मुझे? ना आपको पता। ऐसे ही हम टीचर्स हैं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है या कहीं से थोड़े बहुत रिसोर्सेज से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता लग जाता है, लेकिन कैसे बता सकती हूँ? अभी तो एचएसएससी को भी नहीं पता कि पेपर में आने वाले संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, तो हम तो बता ही कैसे देंगे? तो इसीलिए कहती हूँ लगभग सिलेबस पे ध्यान दो। जो आउट ऑफ सिलेबस बेवजह की बातें रहती हैं उनसे थोड़ा सा पेपर तक बचना, ठीक है। चलो बच्चों, देखो कौन सा हरियाणा का कालिदास कहते हैं? क्या हम दीपचंद बहमन को, किशन लाल भट्ट को, स्वामी हरदेव को, पंडित भद्रू पृथ्वी को? ये सब नहीं है। इसका आंसर है हरियाणा का कालिदास कहा जाता है बच्चों
दीपचंद बहमन को। किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। ये हर बच्चे को क्वेश्चन याद होना चाहिए। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बहमन को। सारे कोशिश करूंगी आपको मैं क्लास में ही याद करा दूं, बस ध्यान पूर्वक सुनते रहना। जितने क्वेश्चन कराऊं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रोजगार विद पूनम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। यहां से क्लास में पढ़ने के बाद एक बार वहां देख लेना, पीडीएफ को खोल के एक बार क्वेश्चन को सिर्फ फटाफट देखोगे तो भी याद हो जाएंगे। हरियाणा जी के इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। चलो देखो, हरियाणा के शास्त्रीय संगीत बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था, पूछा ये गया है। संगीतकार थे बाजे भगत, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है बच्चों। बताओ, बेरी में, हांसी में, सिसाना में या कोई नहीं? ये आपको याद रखना है। एक संगीतकार थे बाजे भगत, इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सिसाना में। कहाँ हुआ था? सिसाना में। चलो, हरियाणा हरिकेन उपनाम के नाम से किसे कहा जाता है? देखो, ये हरियाणा हरिकेन के नाम से, ये अमेरिका का एक तूफान है। ये तूफान इतना ज्यादा स्पीड से था, ऐसे ही हमारे ये कपिल देव बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसी तरीके से तूफान की तरह खेलते थे। कपिल देव का संबंध हमारे हरियाणा से बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि कपिल देव का संबंध हमारे हरियाणा से है। नहीं बच्चों, इनका चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। आपको पता है चंडीगढ़ सिर्फ हमारी टेरिटरी के अंदर या फिर हमारी बपोती नहीं है ना, पंजाब की है, वो एक यूटी में शामिल हो चुका है। आधा लगभग हिस्सा पंजाब का ही है उसमें, ठीक है। चलो देखो, समझो हरियाणा हरिकेन के उपनाम से, लेकिन हरियाणा ने हरिकेन को उसकी उपाधि दी है। आपको याद रखना है वो है कपिल देव। और 1983 में, एक बार गलती से मैंने 1987 लिख दिया, बच्चों के खूब मैसेज आए, मैम 87 नहीं था, मैम इतनी बारी बोलती हूँ वो याद नहीं रहा। चलो देखो बच्चों, 1983 इन्हीं की कप्तानी में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ये बात आपको याद रखनी है। कपिल देव की कप्तानी में। नवाब मंसूर अली खान, इनका संबंध पटौदी से है और ये सैफ अली खान के पिताजी थे। ये आपको याद रखना है। ये क्रिकेट में ये भी बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे, नवाब मंसूर अली खान, ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इनकी ही उसमें 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये मैंने बहुत बार बताया है। और नीरज चोपड़ा ने अभी भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 28 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने 2-3 दिन पहले ही करंट कराई थी अप्रैल की, वहां पे भी पढ़ाया था। हाँ, जिसमें बच्चे ने हरियाणा की करंट नहीं पढ़ रखी है बच्चों, वो हरियाणा की करंट जरूर पढ़ के जाना। लगातार अपनी करंट की बीच बीच में क्लास लेती हूँ मैं, 1 घंटा भी नहीं लगाती, 40-45 मिनट में ही लगभग 1 महीने की टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आने वाली बातें मैं सारी आप लोगों को बता रही हूँ। उन सारी बातों को देखते रहना, क्योंकि आपका पेपर जैसे ही पास आएगा उस टाइम दिमाग पे बहुत प्रेशर होगा। उस टाइम आप गड़बड़ ना करो, इसके लिए अभी तैयार रहना। चलो देखो बच्चों, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, देखो ये संग्रहालय की आई है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? क्वेश्चन है हमारा ये, हर बच्चे को याद रखना है। लीलाधर दुखी स्मारक है सिरसा में। कहाँ पे है बच्चों? सिरसा में। गाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सिरसा में। गेहूं सबसे ज्यादा अधिक कहाँ होता है? सिरसा में। कपास सबसे ज्यादा अधिक कहाँ होती है? सिरसा में। सिट्रस फ्रूट सबसे ज्यादा कहाँ पे? सिरसा में। ये सारी बातें राजा सारस के नाम पे है, ये सारी बातें यहाँ, संतों की नगरी सिरसा, ये सारी बातें सिरसा की आपको याद रखनी है। और लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय भी कहाँ पे है? सिरसा में है। एक ताराचंद महाराज की कुटिया भी पेपर में आ जाती है, वो भी सिरसा में है। राम रहीम का आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, उनका भी संबंध यहीं से था, ठीक है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, हांसी एवं रानिया सिरसा से किसकी मूर्तियां मिली हैं? हाँ, ये बताओ मुझे क्वेश्चन। देखो बच्चों, हांसी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्यों, ये एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? हांसी एवं रानिया, हांसी हिसार की जगह है, रानिया सिरसा की जगह है। हिसार 1354 में बसाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रानिया ये भी सिरसा से है। किसकी मूर्तियां मिली हैं? ये बच्चों आपको याद रखनी है, जैन मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं जैन मूर्तियां? हांसी से एवं रानिया से। हांसी एवं रानिया से जैन मूर्तियां मिली हैं, हर बच्चे को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है, ठीक है। हांसी हिसार की जगह है, आपको पता है। और 1857 की क्रांति में हांसी से
हांसी को क्या कहा जाता है? हांसी को तलवारों का किला भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है हांसी को? हांसी को मेरे प्यारे बच्चों तलवारों का किला कहा जाता है, असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है हांसी का, ठीक है। अच्छा, यहां से 1857 की क्रांति में ये पीछे बहुत बड़ा एकता हुआ करता था हांसी। ये बातें आपको याद रखनी हांसी से संबंधित। अच्छा, हांसी की आपको एक और ही बात याद रखनी है, 1857 की क्रांति में हांसी से कौन नेतृत्व करता कर रहे थे, वो दोनों याद होने चाहिए क्योंकि वो बहुत बार पूछे हैं। एक तो थे हुकुमचंद, कौन थे बच्चों? हुकुमचंद और मुनीर बेग। हुकुमचंद और मुनीर बेग 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व कर रहे थे। याद रखने हैं हुकुमचंद और मुनीर बेग, ठीक है बच्चों। चले, हांसी को तलवारों का किला, ये है ना 2019 में क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन बार बार एचएसएससी रिपीट करती है, इसीलिए आपको आज तक जितने पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं कम से कम वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। हांसी को तलवारों का किला कहा जाता है, असीरगढ़ का किला कहा जाता है, हुकुमचंद मुनीर बेग यहाँ से नेतृत्व करता। सिरसा के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। हांसी एवं रानिया से कौन सी मूर्तियां मिली हैं वो आपको याद रखना है, जैन मूर्तियां बच्चों। कौन सी मूर्तियां हैं? जैन मूर्तियां, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो देखो बच्चों, जननायक जनता पार्टी जेजेपी से हरियाणा विधानसभा 2019 में कितनी सीटें जीती, जो कि अब की बार उनका बहुत बुरा रिजल्ट भी आपके सामने था, ठीक है। देखो जेजेपी जननायक जनता पार्टी है ना, ये बच्चों दुष्यंत चौटाला जो कि पिछले 14वीं विधानसभा में डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला जिनका चुनाव चिन्ह चाबी था, ठीक है। उस टाइम इन्होंने क्या किया था? 10 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी? 10 सीटें जीती थी। ये बात आपको याद रखना है। विधानसभा चुनाव 2019 के 14वीं विधानसभा थी और अब 15वीं विधानसभा शुरू हो गई है, और 11वें नंबर के व्यक्तित्व में कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? नायब सिंह सैनी जी 11वें नंबर के हैं, ठीक है। व्यक्ति के रूप में हैं, अदरवाइज सीएम तो शायद 23वें हैं, ठीक है, 11वें व्यक्ति के रूप में। तो ये बात आपको याद रखनी है। चले आगे, इसका आंसर है बच्चों 10। देखो अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन थे? क्वेश्चन है ये, आप बताओ। ये पिछली विधानसभा का क्वेश्चन है। अब ये मत कहना कि पिछले विधानसभा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, संभावना पूरी है, क्योंकि एचएसएससी पता है क्या करती है? अपडेटेड कई बार नहीं देती, और वो क्या करती है? पीछे वाले ही क्वेश्चन उठा लेती है एज इट इज, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बच्चों उद्योग और वाणिज्य डिपार्टमेंट है ना, उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला के पास था। किसके पास था? दुष्यंत चौटाला। दूसरी बात सुनो, अब की बार की 15वीं विधानसभा का जो हरियाणा का नया मंत्रिमंडल बना है, उससे रिलेटेड हर बच्चे को सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। कौन से मंत्री को क्या डिपार्टमेंट मिली है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी की सारी बातें। तो मैंने क्लास ले रखी है हरियाणा का मंत्रिमंडल से रिलेटेड, ठीक है। 15वीं विधानसभा में हरियाणा का मंत्रिमंडल करके वो क्लास जरूर ले जाना, क्योंकि हर बच्चे को मैं बता देती हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों। देखो पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, आपको वहां से आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप वही देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कुछ फिक्स ना टॉपिक जहां से पेपर में आना ही आना है, और जब ये पता लग जाए कि यहाँ से पेपर में आना ही आना है, तो वो तो जरूर से जरूर हर बच्चे को पढ़ के जाना ही होता है। आपको पता है हरियाणा के परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेशनल हाईवे से क्या चीज यहाँ की फेमस है, नेशनल हाईवे पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
पहली ट्रेन कब शुरू हुई, टॉय ट्रेन कहाँ है, कब स्टार्ट हुई थी, मेट्रो कब हुई थी, रैपिड मेट्रो अभी करनाल से दिल्ली तक की शुरू हुई है। ये कुछ करंट से रिलेट कर देंगे, कई बार स्टैटिक से रिलेट कर देंगे। तो हरियाणा का परिवहन टॉपिक हर बच्चे को करके जाना है। दूसरी बात समझो, हरियाणा के परिवहन के अतिरिक्त क्या करना आपको, सूरजकुंड मेले से रिलेटेड। सूरजकुंड मेले से रिलेटेड हमेशा पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको क्लास ले रखी है सूरजकुंड मेले की। सूरजकुंड मेले के साथ साथ आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा गीता महोत्सव अभी हुआ था पीछे दिसंबर में, वो भी मैंने साथ में सूरजकुंड मेले के साथ पढ़ा रखा है। वो क्लास कंप्लीट देख लेना, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। हरियाणा की नदियों से, नहरों से, झीलों से, ये मैंने 2-3 क्लास में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन में मैंने आपको हरियाणा की नदियों के बारे में डिटेल बताया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे मैंने आपको कराए। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि हमें अच्छा स्कोर करना है हरियाणा जीके में, तो वो हरियाणा की नदियों का टॉपिक बच्चों जरूर पढ़ के चले जाना। मैं आपको हर बच्चे को यही बताऊंगी। 1857 की क्रांति, हरियाणा की प्रशासनिक परिचय में, जिसमें कि पहली जो फेमस चीजें हैं, पहले कौन था इस चीज में, पहले कौन था इस चीज में, पहली आंगनवाड़ी केंद्र कब खुला, या फिर पहला अत्याधुनिक केंद्र कौन सा है, या फिर कोई भी पहली चीज जो होती है ना वो फेमस, वो हमेशा पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको करके जाने ही जाने हैं। अच्छा, हरियाणा के बांध होगी, नदियां होगी, झीलें होगी, जलवायु हो गई, तो ये सारी चीजें कृषि से रिलेटेड हो गया। कहाँ की क्या चीज फेमस है, मंदिर है, मस्जिद है, तो फिक्स्ड है। आपका हरियाणा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा हरियाणा है, और उससे रिलेटेड जितनी बातें बनती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, और 25 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। 50 सारे क्लियर करने के लिए लेने होते हैं, बाकी 50 तो सिर्फ टेक्निकल वाले बच्चों के लिए हो सकता है, अदरवाइज तो 75 अबो लेने पड़ेंगे आप लोगों को। चलो आगे आओ। देखो बच्चों, हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था, ये पूछा गया है। ये बता दो मेरे को आप। देखो, कालक्रम मतलब कि सबसे पहले इनमें से कौन सा सीएम बना था। क्या बंसीलाल बना था, देवीलाल बना था, बीडी गुप्ता बना था, भजनलाल बना था। क्वेश्चन है हमारा ये। देखो, ये कालक्रम की अगर मैं बात करूं, बंसीलाल इन सब में हमारे पहले थे, फिर देवीलाल बने थे, फिर बीडी गुप्ता बने थे, फिर भजनलाल बने थे, है ना। भजनलाल बिश्नोई समाज के सिरमौर जिनको की कहा जाता है ना। बंसीलाल क्या आपको पता ही है, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार इनको कहा जाता है, और राजनीति के चाणक्य इनको कहा जाता है, किसानों के मसीहा भी इनको कहा जाता है, मंत्री मेकर भी इनको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इनकी फेमस है। कुछ उपनाम होते हैं हर व्यक्ति के, तो वो उपनाम पेपर में आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो बच्चों, पहले बंसीलाल, फिर देवीलाल, फिर बीडी गुप्ता, फिर भजनलाल, ये लगभग इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपके एस्टेट में देखने को मिलते हैं। एस्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कालक्रम से रिलेटेड हो गया, या मिसमैच है वो पूछ लिया, जैसे झीलों से संबंधित पूछ लिया कि टिक्करताल झील कहाँ है, तिलियार झील कहाँ है, कर्ण झील कहाँ है, ब्लू बर्ड कहाँ है, ब्लैक बर्ड कहाँ है। ये झीलें पूछ लेते हैं और उसमें मिसमैच करके दे देते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि कौन से झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके के क्वेश्चन है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन है। कई बार ऐसा भी आता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये क्या है, सीएम कौन से रहे थे, सबसे छोटा समय किसका रहा था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखने होते हैं। देखो, सबसे लंबे समय तक भजनलाल ऑप्शन में है तो भजनलाल आएगा, अगर भजनलाल ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक बंसीलाल, और सबसे छोटे समय के लिए ओम प्रकाश चौटाला। ये आपको बातें याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। अभी आपको मैंने बताया भी था ना, किंग मेकर कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, जब ये पीएम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थे, सॉरी, उप प्रधानमंत्री के उस पे थे। वैसे तो प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, लेकिन इनको जब उप प्रधानमंत्री बनाया गया तब ये प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि उस टाइम के पीएम ने सीट छोड़ दी थी, शपथ त्याग पत्र दे दिया था। उस टाइम पे ये देवीलाल बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। इन्होंने दूसरे को
बनाया, तो चौधरी देवीलाल को इसीलिए किंग मेकर भी कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है, छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है चौधरी देवीलाल ने। उप प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में कोई अमेंडमेंट करके या कोई भी आर्टिकल या फिर कुछ भी नहीं है, किसके लिए? उप प्रधानमंत्री के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल को किंग मेकर कर बोलते हैं। कौन से नंबर के थे? छठवें नंबर के थे। अच्छा, 1942 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था 1942 में, बताना आप? उस टाइम भी आपको बता देती हूं कि चौधरी देवीलाल ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, किसने? देवीलाल ने। उस टाइम ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। कई बार पेपर में ऑप्शन देके और पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन से थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के शिल्पकार मैंने आपको बता दिए हैं, बंसीलाल। सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। बांध के निर्माता भी इनको कहा जाता है, डैम प्रोजेक्ट के जनक भी इनको कहा जाता है, और किसानों के मसीहा भी इनको कहा जाता है। सबसे अधिक समय तक बनने वाले सीएम और सबसे कम समय के लिए भी बनने वाले सीएम कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो छठवें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, ये बातें इनकी याद रखनी है। सर छोटू राम किसानों के मसीहा, इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के 1938 में मार्केटिंग बोर्ड, 1937 में सर की उपाधि, जाट गजट, ये सारे के सारे इनके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी एक दिन, क्योंकि छोटू राम से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ छोटू राम का जन्म हुआ, इनकी लॉ की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, पेपर में ये भी आया है। ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सेंट स्टीफन कॉलेज आगरा से इन्होंने वकालत की थी। मार्केटिंग बोर्ड की उपाधि, मार्केटिंग बोर्ड कब स्थापना की, जाट गजट है, या फिर सर की उपाधि कब मिली, ये सारी चीजें इनके बारे में आती हैं, कराऊंगी मैं एक दिन। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला आपको मैंने बता दिए हैं, सबसे कम समय के लिए भी सीएम रहे थे। दूसरी बात, सबसे कम समय के सीएम के साथ साथ सबसे अधिक बार भी सीएम बनने वाले कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो आओ बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन बताओ। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि, गोपीचंद भार्गव का संबंध कहां से है? क्वेश्चन ये है, और आप मुझे बताओगे, मैंने पहले बता रखा है। देखती हूँ मैं पीछे क्लास लेते हो या नहीं। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव का क्या संबंध है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं गोपीचंद भार्गव को, ये आप बताओगे। देखो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि है बच्चों सिरसा। कौन सी है? सिरसा। ये बात हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ये फेमस क्यों है ये आप बताओगे, अगर आप नहीं बताए तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको बतानी है क्यों पढ़ा हमने गोपीचंद भार्गव को। चलो, सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? क्वेश्चन है ये। मंझियाना परियोजना मैंने आपको बताया हुआ है क्या? सिरसा सिट्रस फ्रूट्स के मामले में सबसे आगे मंझियाना परियोजना सिरसा में ही किस मिशन के तहत आती है? मंझियाना परियोजना बच्चों क्या बागवानी या मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या पशुपालन? मैंने आपको हॉर्टिकल्चर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि करनाल में खुली थी 2016 में, और वो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ही थी। ये मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है और पेपर में आती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को याद भी कराया है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, सिरसा की जो मंझियाना परियोजना थी वो किस मिशन के तहत आती है? आपको याद रखनी है, बागवानी के तहत आती है, क्योंकि सरकार चाहती है बागवानी को बढ़ावा देना, इसीलिए समय पर टाइम पे सरकार प्रोजेक्ट चलाती रहती है, ये परियोजनाएं चलाती रहती है, ताकि लोग उस चीज के लिए जागरूक हो, इसीलिए ये परियोजना थी। तो ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित थी मंझियाना परियोजना? ये बागवानी से संबंधित थी बच्चों। किससे? बागवानी से। ये हर बच्चे को याद रखना है। चलो ठीक है, अगला बढ़े। चलो बढ़ो फिर। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिट्रस फ्रूट्स के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है? आप बता दो, बताओ आप। अभी बताया था ना, विटामिन सी जिनमें होता है, सिट्रस फ्रूट्स।
एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका कि साइंटिफिक नेम है, ऐसा ही है कुछ, एस्कॉर्बिक एसिड। तो बच्चों देखो, आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में, और क्या है, फल सब्जियां सबसे ज्यादा कहाँ पे, सिरसा में, गाय सबसे ज्यादा सिरसा में। ये एक अलग बात है, सबसे पहले गौशाला खुली थी रेवाड़ी में। कहाँ खुली थी? रेवाड़ी में। और सबसे ज्यादा गाय है मेरे प्यारे बच्चों सिरसा में। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है और ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गौशाला बनी थी रेवाड़ी में और सबसे ज्यादा 1878 में सबसे ज्यादा गाय है मेरे प्यारे बच्चों सिरसा में। ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सोनीपत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बताया हुआ है। एजुकेशन सिटी सोनीपत, और NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, WUD वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ पे? सोनीपत। NLU की जो है ये भीमराव अंबेडकर के नाम से है, जो कि लगभग 2018 में खुली थी, ठीक है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि पहले राई का स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स एकेडमी थी, जो कि अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, वो भी कहाँ पे है? सोनीपत में। सारी बातें, मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में। मैंने आपको बताया था हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत में। तो ये जितने क्वेश्चन हैं हम सब पढ़ चुके हैं। सोनीपत जिला कब बना ये आप बता दो मुझे, अगर आपने पीछे अच्छे से याद कर रखा है सब कुछ तो। देखो 22 दिसंबर 1972 को जिला बना था बच्चों भिवानी और सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर, और सिरसा बताओ 25 अगस्त या 1 सितंबर को, 26 अगस्त या 1 सितंबर 1975 को बना था बच्चों सिरसा। और आपको याद रखना है, सिट्रस फ्रूट्स के मामले में सबसे आगे है हमारा सिरसा। कौन सा जिला है? सिरसा। मैंने बार बार बता रही हूँ, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में सबसे ज्यादा है आगे सिरसा। तो आपसे जितना भी है, तो आंवला लिखा है, और भी कोई किन्नू आ जाए, मौसमी आ जाए, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए, आप सिरसा के साइड चले जाना। सबसे अधिक फल सब्जियां होती ही सिरसा में है, ठीक है। चलो आओ आगे। देखो सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन है ये। बताओ, आपको मैंने बताया है जलवायु, जलवायु में मिट्टी, नदियां, सब कुछ आता है। ये आपको याद रखनी है। सिरसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी बच्चों? लाल मिट्टी। एक है ना दलदल की बात आती है, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल सिर्फ सिरसा में है, पेपर में आता है अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है। तो ये बच्चों, ये भी जलवायु से संबंधित बातें ही हैं। अनकाई दलदल सिरसा में, और यहाँ पे समुद्र लेवल सबसे नीचे है, इसीलिए भी ये बात फेमस है, और इसीलिए अनकाई दलदल के बारे में, क्योंकि जो जमीन का जो लेवल होता है ना, जहाँ पे नीचे होगा, जैसे हम ऊंचाई पे लगभग 700 मीटर, तो वो जो ऊंचाई पे होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पानी का लेवल आता जाएगा, उससे थोड़ी सी मिट्टी क्या हो जाएगी, दलदली। जैसे हम समुद्र के आसपास जाते हैं या किसी तालाब के आसपास में जाते हैं, उसके जो पास की मिट्टी होती है ना, आप वहां पे पैर रखते हो तो आपको कुछ दलदल सा फील होता है, वही उसी दलदल की मैं बात कर रही हूँ। ये कारण आपको मैंने बता दिया है, ये हर बच्चे को याद रखना है। और सिरसा में लाल मिट्टी मिलती है, ये हर बच्चे को याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बताया बच्चों, हरियाणा की नदियों का टॉपिक आपको करना है। आपको हरियाणा की पूरी जलवायु ही पढ़ के जानी है, क्योंकि हरियाणा जीके जब आ रही है तो आपका सिस्टम क्या है, क्लाइमेट कैसा है आपके हरियाणा का, वो सारा क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है ना, शुष्क महाद्वीपीय, उपोष्ण कटिबंध, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। अच्छा, यहाँ पे कब सर्दी ज्यादा होती है, कहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, कहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, कहाँ पे वन ज्यादा है, कहाँ पे वन कम है, ये सारी की सारी बातें आती हैं। और मैं टाइम टू टाइम आपको सब कुछ याद कराती जा रही हूँ। अगर आप लगातार मेरे से जुड़े हुए हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो सारी की सारी बातें आपके पेपर में आने वाली ही चल रही हैं बच्चों, ठीक है। अगर यकीन ना होता तो प्रीवियस पेपर उठाया करो, वहां पे आप क्वेश्चंस को देखा करो, अपने आप आइडिया हो जाएगा क्या हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने आप आइडिया हो जाएगा बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन, देखो समझो, सिरसा जिले को किस जिले से अलग करके 26 अगस्त 1975 को बनाया था?
था, किस जिले से अलग करके 26 अगस्त 1975 को बनाया था। कई बार 26 अगस्त जब डेट नहीं दे रखी हो तो आपको 1 सितंबर भी यहाँ पे दिया मिल सकता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 1 सितंबर 1975 भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको 26 अगस्त ही मिले। अब बात सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने पता नहीं कितनी बारी बता दी, फिर से सुन लो एक बार। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होके अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हमारे 7 जिले बने थे। कितने बने थे? 7 जिले। मैंने आपको ट्रिक भी याद करा रखी है, घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। G4 क्या था वहाँ पे? गुरुग्राम। H4 वहाँ पे हिसार ही था। A4 अम्बाला था। R4 रोहतक था। J4 जींद था। K4 करनाल था और M4 महेंद्रगढ़ था। बच्चों ये हमारे 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बना दिए गए। दूसरी बात आपको याद रखनी है, उस टाइम जींद सबसे छोटा जिला था और हिसार सबसे बड़ा जिला था। अब आप खुद आइडिया लगाओ, हिसार से आगे सिरसा है, तो वो किससे कट के अलग होके बन सकता है? वो सिरसा से अलग होके बन सकता है। ठीक है, जींद उस टाइम जो बना था 1 नवंबर 1966 को, और आज हम बैठे हैं मई 2025 में। अब तक उसमें से कोई काट छांट नहीं हुई है, कुछ भी अलग थलग नहीं किया है। जींद उस टाइम जितनी उसकी बाउंड्री थी, जितनी टेरिटरी थी, जितना एरिया था, आज भी उतना ही है। हर जिले को लगभग सभी जिलों को काट छाट के अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं जिले। ठीक है, अलग और डिस्ट्रिक्ट बना दी गई हैं। कारण ये भी होता है कि इतनी ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट को संभालना एक आपको पता है प्रशासनिक कार्य डीसी के पास होता है और पुलिस प्रशासन का काम आईपीएस ऑफिसर के पास होता है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए इतने बड़े बड़े एरिया, तो इनको छोटे छोटे बना दिए गए। जब छोटे छोटे बनाए तो छोटे एरिया को संभालना आसान होता है। सेम यही बात थी, हिसार से कट करके सिरसा को अलग बनाया था। हिसार हमारा जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। 1966 के 11 साल बाद, 9 साल बाद, 11 नहीं फिर तो हो जाएंगे 76, ठीक है, लेकिन 9 साल बाद सिरसा जिला बनाया गया। सिरसा जिला बना 26 अगस्त 1975 को। अब आप भूलोगे नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। जब आपके पेपर में 26 अगस्त 1975 आपको डेट ना मिले तो आपको याद रखना है बच्चों 1 सितंबर 1975 याद रखोगे। ठीक है, देखो मैं जितनी बातें बता रही हूँ ना, एक मैं आपको हर बच्चे को ये इसका आंसर है बी, हर बच्चे को ये बता देती हूँ। आपको इस बात पे स्पेशल ध्यान रखना है कि हर बच्चे को मैप करके जाना है। मैप का फायदा क्या है? मैप का फायदा ये है, जैसे अब मैंने आपको हिसार बता दिया, आप अगर मेरी चीजों को क्रैम कर रहे हो, रट रहे हो, तो फिर आप पेपर में गड़बड़ कर सकते हो। आपको मैप बहुत जरूरी है हर बच्चे को आना, क्योंकि देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को ना भी कराती और अगर आपने हरियाणा का जो मैप है वो लगभग पढ़ रखा है तो आपको पता है यहाँ कहीं हिसार है, इसके साइड में सिरसा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा। अब ना अगर सारे आपने डिस्ट्रिक्ट देख रखे, इधर अम्बाला हो गया और इधर अम्बाला हो गया, इधर यमुनानगर, ये करनाल इधर हो गए। अब आपसे ऑप्शन में ये दे दिया, एक साइड में हिसार दे दिया, तो आप अपने आप आइडिया लगा पाओगे। ये तो सिरसा से, हिसार से अलग होके सिरसा बन सकता और किसी से नहीं बन सकता। इसीलिए इस तरीके के बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। हर बच्चे को मैप आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आपको बोलती भी रहती हूँ, मेरे प्यारे बच्चों सभी मैप जरूर करके जाना। जो बच्चा मैप करके जाएगा उसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन, 2-4 मार्क्स तो वो वैसे ही इंक्रीज कर लेगा। इंक्रीज वो क्यों कर लेगा? उसको मैप पता होगा तो वो आसपास वैसे ही आइडिया लगा के 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक कर देगा। इसीलिए मेरी हर बच्चे से गुजारिश रहती है कि हर बच्चे को मैप आना चाहिए। और मैंने आपको बहुत बार क्लास जो बच्चे पीछे ले रखी है ना, सभी क्लासेस बच्चों ने, तो मैंने बहुत बार मैप करा रखा है। मैप में जितनी फेमस जो चीजें इंपॉर्टेंट है आसपास की, वो भी आपको बहुत बार बता रखी है ना। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं ले रखी है वो सारी की सारी क्लासेस ले लेना बच्चों। आपके ही काम की क्लासेस करवाई जा रही हैं, टू द पॉइंट एग्जाम में आने वाली सारी बातें बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो वो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो सारी क्लास देख लेना। ऐसे मत कहना कि मैम ये 4 घंटे की क्लास है, इसको पूरी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो हमारी हरियाणा जीके पूरी हो जाएगी। कैसे अभी कैसे कह सकते हो कि 4 घंटे में हरियाणा जीके? ना, आप आराम से, अभी आपके पास टाइम है, क्यों भागा दौड़ी करनी, आप शांति से पढ़ते रहो, है ना।
तो मैं जितनी क्लासेस पीछे वाली ले रखी हैं बच्चों वो सारी करके जानी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास ले रखी है और क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है, तो इसीलिए कह रही हूँ पीछे वाली सारी क्लासेस कर लेना, उनमें मैंने आपको मैप करा रखा है, वो भी जरूर कर लेना बच्चों। चलो आओ आगे। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था, उसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। बताओ बच्चों क्या था सिरसा का प्राचीन नाम। मैंने पहले भी ये टॉपिक करवाया हुआ है प्राचीन नाम से संबंधित। क्या शिरोणिका, क्या स्वर्णिका, सिंगारिका? नहीं, सिरसा का प्राचीन नाम बच्चों शिरीषका था। कौन सा था? सरिष्का भी कई जगह लिखा मिलता है, यहाँ तो सिरीषका लिख दिया, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों सरिष्का भी लिखा मिलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सरिष्का रखोगे याद, सिरसा का प्राचीन नाम कौन सा? सरिष्का। चलो, उल्लेख महाभारत में किया गया है और ये इसका आंसर है ए। अंग्रेजों ने किस वर्ष पटियाला जिले का निर्माण सिरसा का मुख्यालय बनाया गया? बताओ। पटियाला, कुरु, हरि, भट्टी। हरियाणा की 3 बाउंड्री को अलग अलग करके नाम बनाए गए थे, कुरु, हरि और भट्टी। ये नाम थे मेरे प्यारे बच्चों, समझना। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र का जो एरिया है ना, यहाँ कहीं कुरुक्षेत्र का एरिया है, उसको बोला गया कुरु। हरियाणा जो लगभग जींद का, रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का ये वाला एरिया था, इसको बोला गया हरी। हरी मतलब हरियाणा। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, हरि मतलब हरियाणा, भट्टी मतलब भट्टियाना। भट्टियाना बच्चों कौन सा एरिया था? सिरसा का, हिसार का, ये वाला एरिया किसको बोला गया था? इसको बोला गया था भट्टियाना। ठीक है, तो एक कुरु, हरि, भट्टी हरियाणा के ही नाम है। हरियाणा को डिवाइड कर दिया भौगोलिक संरचना के हिसाब से। जब हरियाणा को भौगोलिक संरचना के हिसाब से डिवाइड किया, उस टाइम हरियाणा के ये नाम रखे गए, क्या क्या? कुरु, हरि, भट्टी। एक तरीका है याद करने का, अदरवाइज तो इसका नाम था कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि हरियाणा अलग से नाम था। हाँ था, हरियाणा का मतलब था यहाँ पे जींद वाला एरिया, रोहतक वाला एरिया, भिवानी वाला एरिया, ये क्या है, सोनीपत, झज्जर, ये वाला एरिया। ठीक है, और भट्टियाना से संबंध था बच्चों आदमपुर का, ये फतेहाबाद का, सिरसा वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पढ़ो, कुरु, हरि, भट्टी का। उम्मीद करती हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। अब बताओ आप, ये बोला गया है अंग्रेजों ने किस वर्ष भटियाला जिले का निर्माण करके सिरसा को मुख्यालय बनाया। इसका मतलब आप ये मान रहे होंगे कि सिरसा में ही भटियाला जिला है और वो बनाया गया था 1837 में। कब बच्चों? 1837 में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कब? 1837 ईस्वी में। बढ़े आगे, चलो अगला देखो। 1863 में सिरसा की उपायुक्त जे.एम. ओलिवर ने किस कस्बे को बसाया था? बताओ, सिरसा में कौन थे उपायुक्त, मतलब डिस्ट्रिक्ट जे.एम. ओलिवर ने किस कस्बे को बसाया था? क्वेश्चन है हमारा ये आपको याद रखना है। एलनाबाद। क्या है? एलनाबाद को बसाया था। ये सिरसा की जगह है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन ये आता है, एलनाबाद कहाँ है? जैसे पीछे आया था इसराना कहाँ है? इसराना पानीपत की एक जगह है। ऐसे ही एक रानिया जगह के लिए बहुत बार आता है। रानिया कहाँ की जगह है? रानिया सिरसा की जगह है। एलनाबाद भी मेरे प्यारे बच्चों सिरसा की जगह है। ये बात आपको याद रखनी है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये आता है, फतेहाबाद का पुराना नाम, जिसे आज हम फतेहाबाद बोलते हैं, जिसे कि फिरोज शाह तुगलक ने नाम दिया था फतेहाबाद। सिरसा के साइड राजस्थान से जब लड़ाई करके आ रहे थे, विजयी रही और अपने बच्चे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब कहा कि हम फतेह भी करके आए रे, खुशी का माहौल की हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसीलिए जिस जगह पे वो ठहरे थे, विश्राम किया था, उसी जगह का नाम फतेहाबाद कर दिया गया, क्योंकि वो फतेहाबाद के एरिया में ही ठहरे थे। ये 1351 कई जगह कई बार 1351 भी पेपर में आया, कई बार 1352 में भी बसाया गया शहर, बाद में डिस्ट्रिक्ट बनी है। जो कि कब बनी थी फतेहाबाद? बताना बच्चों, फतेहाबाद झज्जर कब बने थे? 15 जुलाई 1997 को, याद रखने हैं। तो बच्चों ये 1352 या 1351 कई बार पेपर में 1352 बसाया गया शहर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो पेपर में आता है जब 1352 या 1351 52 से पहले इस
शहर का जगह थी, तो इसका कुछ ना कुछ नाम भी था, तो वो नाम क्या था पेपर में आता है। इसका मतलब वो क्या हो गया, आज हाल फिलहाल में फतेहाबाद नाम है, इसका पुराना नाम क्या है, तो वो आपको याद रखना है। फतेहाबाद का पुराना नाम बच्चों इकदार, तो बच्चों को याद नहीं होता ये। इकदार पुराना नाम है किसका, फतेहाबाद का। ये हर बच्चे को याद रखनी है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे एलनाबाद एक पेपर में आता है, औरंगाबाद कहाँ की जगह, औरंगाबाद पलवल की जगह है। एक पेपर में आता है नौरंगाबाद, औरंगाबाद नौरंगाबाद में बच्चे फंसते हैं, इसीलिए वो देते हैं। नौरंगाबाद जगह है बच्चों भिवानी की, और औरंगाबाद जगह है कहाँ की, पलवल की। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फतेहाबाद कहाँ की, फतेहाबाद कहाँ की नहीं, पुराना नाम क्या, इकदार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको भी अलग किया गया था, जैसे सिरसा को हिसार से काट छाट के बनाया गया, ऐसे ही आपको याद रखना है। कुछ सिरसा की एरिया ले लिया, कुछ हिसार का ले लिया, क्योंकि सिरसा के बाद, हिसार के बाद बना सिरसा, और सिरसा के बाद बना 1975 में सिरसा बना, और ये 1997 में बना है 15 जुलाई। तो एरिया कुछ फतेहाबाद का ले रखा है, कुछ सिरसा का ले रखा है, दोनों का मिला के क्या बना रखा है, फतेहाबाद। और ये आपको याद रखना। और फतेहाबाद और झज्जर जिले बने थे 15 जुलाई 1997 को, और एलनाबाद कहाँ की जगह है, सिरसा की। ये बात हो गई। बड़े आगे, चलो बढ़ लो, आगे आओ बच्चों। देखो, मंडी डबवाली का संबंध किस क्षेत्र से है, याद रखना है, डबवाली भी सिरसा की जगह है। आओ, ऐतिहासिक नगर रानिया, मैंने आपको बताया था रानिया पेपर में आता, देख लो ये आ गया। ऐसे ही बहुत बार पूछा गया है, रानिया कहाँ की जगह है, इसराना कहाँ की जगह, इसराना पानीपत की है, घरोंडा करनाल की है। ये कई पूछे हुए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है, रानिया कहाँ की जगह है, सिरसा की जगह सिरसा की जगह बच्चों याद रखना, ठीक है। चलो आओ आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। एरिया के हिसाब से जब भिवानी से अलग होके चरखी दादरी नहीं बना था, उस टाइम तक एरिया में सबसे बड़ा था भिवानी। कौन सा था, भिवानी। लेकिन भिवानी से जैसे ही अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया चरखी दादरी, उसके बाद देखो किसी भी जगह से दूसरी जगह कट जाती है। जैसे एक घर में वो 200 गज का, दो भाई हो गए, दो भाइयों के अलग अलग किया गया, तो वो 100 गज हो गया ना, बट गया, जबकि पहले घर बड़ा था। तो वही बात जिले की भी होती है। पहले भिवानी जिला बड़ा था, जैसे ही उसमें से काट के अलग से चरखी दादरी जिला बनाया, वैसे ही आपको याद रखना है, उसके बाद से सबसे बड़ा एरिया में जिला बन गया सिरसा। कौन सा बन गया, सिरसा। सबसे बड़ा जिला है सिरसा, और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद छोटा, और सबसे बड़ा जिला है सिरसा। अब आपको याद रखना है, इसका एरिया है कितना, बड़ा तो है कितना, वो आपको याद रखना है, 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। रखोगे बात, क्योंकि एरिया का आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर में ही आता है। 4277 ऐसे तरीके से याद रखना, सिरसा का एरिया सबसे बड़ा, और 4 दोस्त साथ साथ बैठ के चाय कॉफी पी रहे थे, ऐसा याद रख लेना, 4277, ठीक है। बड़े आगे, 4277 स्क्वायर किलोमीटर किसका एरिया है, सिरसा का। चलो बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, सिरसा। आगे आओ। सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है, आ ही गया क्वेश्चन, 4277 अभी बताया है, इतना है। चलो देखो, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। सिरसा को क्या वन नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सिरसा को वन नगरी कहा जाता है। सिरसा को साहित्यिक नगरी बिल्कुल कहा जाता है बच्चों, संतों की नगरी सिरसा को कहा जाता है। तो ये सभी आंसर हो गया सिरसा के। अब आपको इस क्वेश्चन से तीनों के तीनों याद रखने। अब 3 ऑप्शन में उत्तर दे दिए हैं ये सभी करके। कई बार पेपर में सिर्फ वन नगरी या संतों की नगरी या फिर साहित्यिक नगरी एक ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए, वहां पे भूलना नहीं है। सिरसा का ही उपनाम है साहित्यिक नगरी। कौन सी नगरी, साहित्यिक नगरी, क्योंकि साहित्य में इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा, इसीलिए साहित्यिक नगरी। वन नगरी भी इसी का नाम है, और संतों की नगरी भी इसी का नाम है। ये तीनों नाम किसके हैं, वन नगरी, संतों की नगरी, साहित्यिक नगरी, तीनों के तीनों किसके नाम है, सिरसा के। और हर बच्चे को याद होना चाहिए, ये सभी इसका आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताओ। चोरमार का युद्ध सिरसा में हुआ था,
सिरसा का गोपालन में प्रथम स्थान है। गोपालन है ये गाय पालन में। ये तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। सिरसा के पास सबसे अधिक रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड है या उपरोक्त सभी? बताओ बच्चों। देखो यहां से आपको बहुत कुछ याद हो सकता है, अगर आप याद करते हो तो। क्या क्या याद हो सकता है? चोरमार का युद्ध सिरसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? चोरमार का युद्ध सिरसा में हुआ था, पहली बात फेमस। दूसरी बात, सिरसा गोपालन नहीं है, सिरसा गौ। मैंने आपको बताया भी था सिरसा में गायें सबसे ज्यादा होती हैं, तो आपको याद रखना है कि सिरसा में गोपालन में प्रथम स्थान है। तीसरा आपको याद रखना है, सिरसा के पास सबसे अधिक रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये सारी की सारी बातें सिरसा से संबंधित बिल्कुल सही हैं। ठीक है, देखो यहां से कई बातें याद हो रही है। चोरमार का युद्ध कहाँ पे? सिरसा में। गोपालन में सबसे ज्यादा सिरसा, विश्व रिकॉर्ड में सिरसा का नाम आता है, इसीलिए तीनों बातें याद रखनी है। ठीक है, वहां पे एक अगले पेपर में एक ऑप्शन दे देंगे, एक क्वेश्चन उठा के 3 बातें गलत लिख देंगे, तो ये तीनों बातें आपकी जो जो सिरसा की फेमस है वो सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो आओ। कौन सा जिला हरियाणा में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा जिला हरियाणा में कपास के बीज का मैंने आपको बताया था, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में, गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में। सबसे वैसे देखो डिफरेंट बात है, कॉटन सिटी हम पलवल को कहते हैं सर, जबकि सबसे ज्यादा कपास होती है सिरसा में, है ना अंतर। सबसे ज्यादा कपास मेरे प्यारे बच्चों सिरसा में, सबसे कॉटन सिटी पलवल। सबसे ज्यादा स्कूल भी पलवल के लिए फेमस बात है, तो कॉटन सिटी हम पलवल को बोलते हैं, जबकि सबसे ज्यादा अधिक कपास कहाँ होती है? सिरसा में होती है। तो कपास का बीज, कपास लगा लो, कपास का बीज लगा लो, कहाँ पे गई बच्चों? सिरसा में। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे चलो। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र देखो 22 दिसंबर 1972 को 2 हमारे जिले बने थे। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे, भिवानी सोनीपत। ठीक है, फिर आपको याद रखना है क्या? 23 जनवरी 1973, ठीक 1 महीने बाद हमारा जिला बन गया था कुरुक्षेत्र। 1 महीना, जबकि साल बदल गया। ये 22 दिसंबर है, ये 23 जनवरी है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत 2 जिले बने, और 23 जनवरी 1973 को बच्चों हमारा जिला बना कुरुक्षेत्र। ये बात आपको दोनों की दोनों याद रखनी है। ठीक है, तो अब देख लो कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ढूंढो और आंसर लगाओ। 23 जनवरी 1973 को बच्चों क्या बना था? कुरुक्षेत्र जिला बना था। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़ लेते हैं। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संबंधित है, पता है? युद्ध भूमि कौरवों की भूमि, कुरु द्वारा उपजाई गई भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? कुरुक्षेत्र के हैं। तो युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से प्रसिद्ध बच्चों कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। बिड़ला मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। वहां पे एक नहीं, ये तो सबको ही पता है, ब्रह्म सरोवर वाली बात। ये बिरला मंदिर के लिए बहुत बार आता है कि गीता के श्लोक कौन से मंदिर पे लिखे हैं, वो भी आपको याद रखना है। इसमें ही है, बिरला मंदिर के दीवारों पे। ठीक है, पक्का बना हुआ समुद्र की लघु महासागर की किसने उपाधि दी है? वो अबुल फजल ने। वो बात भी आपको याद रखनी, आ जाएंगी, धीरे धीरे आएंगी। चलो क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना। कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे ये 3-4 बातें लिखी हैं, वो सारी की सारी कुरुक्षेत्र से संबंधित है, और सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से रिलेटेड बहुत बार इनका नाम आता है। आपको पता है राजा कुरु के नाम पे कुरुक्षेत्र पड़ा था, पहली बात ये आपको याद रखनी है, छोटी सी बेसिक सी बात। राजा कुरुक्षेत्र सरस्वती और दर्शदेवती नदियों के मध्य स्थित है। जितनी भी हमारी प्राचीन चीजें हैं ना, सारी की सारी सरस्वती नदी से संबंधित हैं। जितनी भी पुरानी चीजें हैं, पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, आपको याद रखना है सरस्वती नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र सरस्वती व दर्शदेवती नदियों के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पे पड़ा, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थल, ये सारे के सारे नाम हैं और ये सभी बातें ठीक हैं। इसका मतलब कौन सा कथन है, तो ये सभी सही है। ये चार तीनों की तीनों स्टेटमेंट आप याद कर लो। कुरुक्षेत्र सरस्वती और दशदेवती नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखना। राजा कुरु के नाम पे मैंने बता दिया है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली भी कई बार लिखा जाता है, भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये सारी बातें क्या है, सही है। इसका मतलब आंसर है डी। कौन सा है बच्चों, डी आंसर है। देखो बच्चों, आप एक, जो बच्चे हिंदी का बैच पढ़ना चाहते हैं ना मुझसे, जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है आपके पेपर में 15 नंबर की हिंदी आएगी, हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी। हिंदी ना मैंने डिवाइन स्टडी ऐप पे करा रखी है, मेरी खुद की कोई ऐप नहीं है, मैं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। देखो किसी अलग, कहीं कहीं कई बार मजबूरी लगा लो, कई बार कुछ भी लगा लो मैं खुद अपनी ऐप, बिल्कुल कोई ऐप नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहेंगे ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है बच्चों। लेकिन देखो डिवाइन स्टडी ऐप पे मैंने ना हिंदी पढ़ा रखी है बच्चों, देखो पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, डिवाइन स्टडी ऐप पे हिंदी बाय पूनम मैम करके। जो बच्चे चाहते हैं एक भी नंबर ना कटे, देखो एक दो नंबर अगर कट भी गया आउट ऑफ सिलेबस तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश है सही आपके। हिंदी बाय पूनम मैम करके आपका है उसमें, और 199 रुपये में है। इतने रुपए में तो आप बुक भी खरीद लेते हो, और मैंने आपको पूरे का पूरा बैच करा रखा है इतने में। तो मैं इसीलिए कहूंगी, जो भी बच्चा चाहता है कि पेपर की तैयारी कर रहा है एचटेट की या फिर सीईटी की, वो बच्चों इस बैच को खरीद सकते हैं। 199 रुपये में है। डिवाइन स्टडी ऐप, दीवान सर आपने सुने होंगे, उनकी ऐप है, वहां पे पढ़ा रखी है, हिंदी बिल्कुल कंप्लीट करा दी है। पेपर आने से पहले आप किसी बैच को लेके पढ़ते हो, वो बहुत फार बेटर होता है कि आप जब एग्जाम आए उसके टाइम पे तैयारी करो। उस टाइम पे आपकी तैयारी नहीं होती, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होती है। उस टाइम पे बच्चे होते हैं हड़बड़ाहट में कि मैम क्या पढ़े, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम तो आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि जो आपको आता है उसका सिर्फ आप रिविजन करो। उस टाइम पे आप तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी होती है कि आपको 2-3 साल आप लगातार पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, एग्जाम आने से पहले, एग्जाम की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं है और उससे पहले आप तैयारी करते हो। मेन मुद्दा रहता है ये, ठीक है, आप बात को समझना। तो अभी आपके लिए बहुत सही टाइम है। आप इंटरेस्टेड हो तो आप कि चाहते हो कि हमें सिलेक्शन लेना है, इसके लिए इंटरेस्ट नहीं, इसके लिए आपकी जरूरत निर्भर करती है आप सफल होना चाहते हो या नहीं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं डिवाइन स्टडी ऐप पे हिंदी का बैच खरीदना, तो वो बच्चे खरीद सकते हैं। 199 रुपये में है। वो सर कह रहे थे धीरे धीरे मैम अब इसकी ये है जो प्राइस है नहीं बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, बैच के। तो बढ़ाने से पहले इसीलिए मैंने बता दिया, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, देखो इसमें ना तो मैं घटवा सकती ना मैं बढ़वा सकती, इसमें कुछ नहीं कर सकती, बस मैं आपको अभी इसलिए सलाह दे रही हूँ, आप ले सकते हो। जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं उन्होंने, आप लोगों ने मेरे से हिंदी पढ़ के देखी है, और जिसने नहीं पढ़ के देखी आप हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाना। हिंदी अपनी जितने भी मैंने जो करवा रखा है ना, अपने ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग से देख सकते हो। जो कहने कहाँ मैंने हरियाणा जीके कराई है, कहाँ मैंने हरियाणा की करंट कराई, और वहीं के साथ एक हिंदी की प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको। उसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या करा रखे हैं, उस प्लेलिस्ट में आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं पहले पेपरों में आए हुए हिंदी के। तो आप ले सकते हो। पूरा बैच है, शांति पूर्वक पढ़ाया है, छोटी छोटी क्लास में पढ़ाया है, कोई मैंने 1.5-2 घंटे की क्लास नहीं ले रखी। लगभग 35, 40, 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट तक हर एक क्लास छोटी छोटी लेके आपका लगभग सिलेबस कवर करा रखा है, ठीक है। लगभग क्या, सिलेबस ही कवर करा रखा है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं हिंदी पढ़ना, एक भी नंबर ना कटे, चाहे एचटेट में कितनी ही मुश्किल हिंदी आती है या फिर सीईटी की हिंदी है, 15 नंबर की वहाँ आती है, 15 नंबर की सीईटी में आती है। जो बच्चे चाहते हैं तो वो बच्चे बैच खरीद के पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, बताओ। मारकंडा नदी है ना बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश की धरतीधर पहाड़ी है। धरतीधर
पहाड़ी से निकलकर एंटर करती है अंबाला में। कहाँ एंटर करती है? अंबाला में। ठीक है, अंबाला से निकल के, मार्कंडा नदी की बात कर रही हूं, अंबाला से निकल के ये आ जाती है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र की दूसरी नदी में मिल जाती है मार्कंडा नदी। इसका मतलब मार्कंडा नदी जब ऊपर से आनी शुरू हुई थी, अंबाला में एंटर किया, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आ गई, तो इसका मतलब ये 100% कंफर्म्ड है कि ये कुरुक्षेत्र में बहती है। ठीक है। दूसरी बात होती है घग्गर की। घग्गर नदी वैसे तो देखा जाए तो हम ये कहते हैं कुरुक्षेत्र और जींद में नहीं बहती, कुरुक्षेत्र और जींद में नहीं बहती, लेकिन जब आपका ऑप्शन में आ गया तो आपको ये सभी करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं ये कहती हूँ घग्गर नदी नहीं बहती। हाँ, एक और बात बता देती हूँ मैं, घग्गर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है। कौन कौन सी नदियां घग्गर में जाके आखिर में मिलती हैं? सबसे पहले टांगरी नदी। टांगरी नदी जो बह के ऊपर से पंचकुला में आती है, पंचकुला से आके ये मिल जाती है मार्कंडा नदी में। कहाँ मिल जाती है बच्चों? मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी जो कि अंबाला से एंटर करके कुरुक्षेत्र से आती हुई मार्कंडा में नदी मिल जाती है सरस्वती में, कुरुक्षेत्र में। आपको पता है सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में बहती है, और ये सारी नदियां मिलके सरस्वती नदी भी घग्गर में मिल जाती है। अब यहाँ से ढेरों जहान के क्वेश्चन बनते हैं। टांगरी नदी किसमें मिलती है? मार्कंडा नदी किसमें मिलती है? सभी नदियां किसमें मिलती है? क्या टांगरी नदी का पानी घग्गर में जाता है? क्या मार्कंडा का पानी जाता है? क्या सरस्वती का? मैंने आपको तरीका बता दिया है। टांगरी नदी से देख लो, वैसे लिख देती हूँ, ये समझाया है। टांगरी नदी मिल जाती है मार्कंडा में, ये मिल जाती है सरस्वती में, और ये मिल जाती है घग्गर में। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हर बच्चे को याद होनी चाहिए, इसलिए याद होनी चाहिए, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। वैसे सही क्वेश्चन देखो तो घग्गर कुरुक्षेत्र में से नहीं बहती, घग्गर नदी निकल के आती है ऊपर से, जब एंटर करती है पंचकुला में, पंचकुला के बाद ये जाती है अंबाला में, अंबाला के बाद ये कुरुक्षेत्र में नहीं जाती, निकल के फिर आती है कैथल में, कैथल के बाद ये जींद में नहीं बहती, फिर फतेहाबाद की साइड चली जाती है, उसके बाद आती है बच्चों फतेहाबाद में, और फतेहाबाद के बाद सिरसा, सिरसा से निकल के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी। जबकि ऑप्शन में घग्गर दे रखा है आपका, तो ये सभी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बहती है। ठीक है, इसीलिए, अदरवाइज घग्गर नदी बिल्कुल नहीं बहती कुरुक्षेत्र से। और जिस भी बच्चे को नदियों का पूरा टॉपिक कराना है, मैंने पीछे नदियों का नदियों के 3-4 क्लासेज मैंने आपको नदियों का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया, लगभग 150-200 क्वेश्चन कराए हैं, उसके साथ में पूरे का पूरा मैंने आपको कौन सी नदी विद मैप करवाया है। जिस भी बच्चे को मैप करना है, मैंने पीछे मैप भी करवा रखा है, वो बच्चा देख के पढ़ के समझ सकता है। चलो आगे आओ। भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पे है? भद्रकाली शक्तिपीठ बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये कुरुक्षेत्र में है, ये आपको बात रखनी है याद। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ हमारे कुरुक्षेत्र में है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे माता का टखना गिरा था। क्या गिरा था? टखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डैश के लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। कुल मिला के बात यह है कि कहाँ है लाडवा जगह? कुल मिला के बात यहाँ 2-3 आपको याद होंगे। लाडवा जगह है कुरुक्षेत्र की, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक कुरुक्षेत्र के लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, रखोगे याद? तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन। पहले तो सुनो, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं अपने से, वो सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी आती है जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मैम क्लास किस टाइम आ रही है, पता नहीं लग रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पता तब लगेगा जब बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बगैर टाइम वेस्ट करने वाला कंटेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जो बच्चे चाहते हैं 2025 में सीईटी में अच्छा स्कोर करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 2025 में नौकरी लगना, ना, सीईटी के बेस्ट पे 2025 में नौकरी नहीं लग सकती। सिर्फ सीईटी का पेपर होगा, ये मेंस 2026 में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं झूठी कुछ भी कहने लग जाऊँ ना बच्चों, झूठ से कोई अपना वो नहीं है। ठीक है, अपने को कोई बैच बेचने नहीं है कि हाँ फटाफट लो फटाफट लो, समझो मेरी बात को।
देखो बच्चों, अब मैं बात कर लेती हूँ जेबीटी की बात। कल आपको पता है जेबीटी का रिजल्ट आया है, देखा होगा आपने, बताने की जरूरत नहीं है। उसमें लगभग 1456 पोस्ट है मेवात कैडर की, वो सिर्फ मेवात कैडर की है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये जो जेबीटी का है रिजल्ट मेवात कैडर का, लगभग बच्चों 4000 बच्चे बुलाए गए हैं। अब मेरे से बार बार कमेंट ये कर रहे थे कि मैम कितने वाले बच्चे का कंफर्म्ड है सिलेक्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 74 से 75 तक कट ऑफ जाएगी जनरल की, क्योंकि आपको पता है जनरल की कट ऑफ 70 पे लगी है, 70 पॉइंट समथिंग पे लगी है बच्चों। लेकिन जब डीवी के लिए होगा, हाँ डीवी ऑनलाइन होगा आपका, बिल्कुल ऑफलाइन नहीं होगा, डीवी ऑनलाइन होगा। मैं सही स्पष्ट बता देती हूँ, ऑनलाइन होगा, उसमें साफ साफ मेंशन है आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। दूसरी बात, आपको ये बात याद रखनी है, ऑनलाइन होगा, उसमें से जिसके 74-75 नंबर हैं वो बिल्कुल खुश हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि उन बच्चों का 100% सिलेक्शन है। बाकी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन बच्चों ने 74, 75, 76, 77 जितने क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं। देखो, चाहे आपकी मेवात में लगो, कहीं लगो, लेकिन सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। आपको देखो जॉब करनी है, अपना खुद की ज़िंदगी का सवाल है। आपकी नौकरी से 3 पीढ़ियाँ सुधरती, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की और आगे आने वाले अपने बच्चों की। तो इसीलिए हर बच्चा जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। पेपर 2-4 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे होंगे, ये कंफर्म है कि जरूर होंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन बातों को लेके कभी भी नेगेटिव ना हुआ करो, पेपर 100% होने हैं। जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे बहुत ढीले पड़े हुए, उनको ये लग रहा है कि एचटेट का पेपर पता नहीं कब होगा, लेकिन आप मेरी बात को समझो, कभी तो होगा, ये तो मानते हो ना। क्या ये जेबीटी के मेवात कैडर में लगे इन्होंने एचटेट नहीं दिया होगा? इन्होंने भी एचटेट दिया है, इन बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है ना। पहले एचडेट दिया, फिर मेवात का जो भर्ती हुई थी मेन वो पेपर दिया, तो 2-2 पेपर देके क्या इन्होंने सोचा कि जेबीटी की बार ये जो मेवात कैडर के 10 साल बाद भर्ती हुई है, लेकिन ये 10 सालों की मेहनत कहाँ, एक बार सिलेक्शन में लिस्ट में नाम देखने के बाद ये पीछे आपने क्या मेहनत की है कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ ये आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो इसीलिए मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी, 7 ये लिख रखा है, कट ऑफ लिख रखी है, इसीलिए ये कह रही हूँ, कल जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उन बच्चों से ही कम से कम मोटिवेट हो जाओ। देखो, उन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ऐसे ही आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो। लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहना, लगातार पढ़ते रहना। बहुत बच्चे ये लिखते हैं कि मैम अब डिमोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट। अब खुद देखो, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, इट मीन्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सही समय चल रहा है आपका मेहनत करने का। जो बच्चा हाल फिलहाल में शांति के टाइम में जो बच्चा सफल मेहनत कर रहा है ना, आगे जाके सफल वही होना है, क्योंकि वो शांति के टाइम में लगातार, बेशक धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन लगातार बढ़ तो रहा है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और लगातार पढ़ना है, हर बच्चे को पढ़ना है। आप बहुत बार डिप्रेशन में, मैम मेरी उम्र हो गई है, मेरे को 7 साल हो गए तैयारी करते, मेरे को 5 साल हो गए, कोई बात नहीं। किसी का संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का संघर्ष थोड़ा कम होता है। वो अपने अपने हिस्से का संघर्ष सबको करना पड़ता है, कहीं किसी को किसी टाइप का, कहीं किसी को। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। अपने जिंदगी का, अपनी लाइफ के हिस्से का जितना संघर्ष है वो हर किसी को करना पड़ता है। इसको आप हताश होकर बैठ के भी निकाल सकते हो टाइम को, और इसको आप मेहनत करके भी निकाल सकते हो। वो डिपेंड करेगा आप पे। कभी हालात इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके हालात ये थे इसलिए आप नहीं पढ़ पाए, नहीं। आपसे ये जरूर पूछ लेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है या नहीं। आप अपने आसपास के समाज में देखना, जिसकी सरकारी नौकरी है वो बहुत इंटेलिजेंट माना जा रहा है, जिसका पॉइंटों से भी नंबर रह गया ना उसको नालायक कह देते हैं, जबकि हालांकि नालायक वो भी नहीं है। हो सकता है अगले ने जो सिलेक्शन लिया एक तुक्का ज्यादा लग रहा हो सकता है जो बहुत मेहनत कर रहा है उसके 1-2 तुक्के लास्ट में जो एक आधा जो लगना चाहिए, आना चाहिए, उसको भी गलत कराएं। तो ये तो मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ कम से कम उसके अंदर ये संतुष्टि तो है कि मैंने तैयारी पूरी अच्छी कर रखी है, आगे आज नहीं तो कल मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, हर बच्चे को लगातार पढ़ते रहना है। हाल फिलहाल में डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है। कभी ना कभी 15 मई के बाद आपका नोटिफिकेशन आने वाला है फॉर्म फिल करने का। सरकार में जिसको भी यकीन नहीं हो रहा तो आज भी आप जाके देखोगे ना HSSC ऑफिस में, सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए मीटिंग चल रही है, सीईटी के रिगार्डिंग सारे काम हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा HSSC में कुछ भी नहीं देखा जा रहा। क्लर्क हैं, सारा जितना डिपार्टमेंट है ना, बहुत रातों रात मेहनत कर रहा है। और सच्चाई है ये, 10-10, 11-11 बजे तक HSSC ऑफिस में काम चल रहे हैं, और सिर्फ सीईटी के रिगार्डिंग चल रहे हैं। तो पेपर क्यों नहीं होंगे?
पेपर होंगे, 100% होंगे, बस डिपेंड ये करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपने कितनी मेहनत की थी। तो इसीलिए मेरी हर बच्चे से गुजारिश है, बच्चों लगातार पढ़ते रहना, जरूर सिलेक्शन लोगे। बस अपने आप पे विश्वास रखना, टीचर पे विश्वास रखना और अपने कंटेंट पे जो पढ़ रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। बेवजह की आज ये नई चीजें पढ़ो, आज ये नई चीजें, इन बेवजह की बातों को साइड करके लगातार मेहनत करते रहना, डिमोटिवेट नहीं हुआ करो। हर किसी का अपना संघर्ष है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं बार बार मेरी कहानी बताने लग जाऊं तो क्या बतानी है, मैं भी तो बहुत बार यही बताया कि मैंने भी बहुत संघर्ष किया और सच में ही किया था, ठीक है। तो ये बातों को साइड करके बस मेहनत करो, ये संघर्ष किए नहीं किए कोई मायने ही नहीं रखेगा। आप सफल हो तो हर कोई अपने आप मान लेगा, हर कोई एजम्पशन करेगा इसने संघर्ष किया था। अगर पॉइंट से भी आप रह गए ना तो ये कहेंगे इसने संघर्ष नहीं किया। आप किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते, आप बिना बोले हर किसी को जवाब अगर चाहते हो ना देना तो वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप करके, चुपचाप होके सिर्फ पढ़ते रहो। आपको किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना, आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपकी सफलता अपने आप जवाब देगी। किसी के साथ मातापच्ची करोगे, अगले की एनर्जी वेस्ट और आपकी तो होनी ही होनी है, दिमाग खराब होगा, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए मैं हर बच्चे से यही कहूंगी, लगातार पढ़ो, नेगेटिव बातों का किसी को ना ध्यान देना है, ध्यान चला भी जाए तो किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी, बस वक्त बताएगा आपका कि उसको क्या जवाब मिला या क्या नहीं। चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हम ऐसे ही लगातार क्लास लेते रहेंगे। अब मैं 1-2 दिन में कोशिश है मेरी हिंदी की बड़ी क्लास लाने की, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स और कराऊंगी मैं, ठीक है। चलो, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, जहां समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हो, अच्छे लगे आपको क्लास तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और जिसको समस्या आए चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पूछ लेना, जरूर मैं बताती हूँ, कोशिश रहती है। अब मैं ड्यूटी पे हूँ, बैठी ही मीटिंग में हूँ तो फिर तो कोई रिप्लाई दे नहीं पाती, बाकी बाद में या पहले जरूर मैं आप लोगों का रिप्लाई देती हूँ जैसा ही मेरे से पॉसिबल हो पाता है। चलो थैंक यू बच्चों, क्लास पसंद आए जरूर लाइक कर देना, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, धन्यवाद।